ओके, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज अगेन योर होस्ट एंड दोस्त सद आफ्ताब। सो आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है लेक्चर ऑन डिमांड। लेक्चर ऑन डिमांड के फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग मैनेजरियल अकाउंटिंग से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है कॉस्ट क्लासिफिकेशन के हवाले से, कि हम लोग कॉस्ट किस हवाले से क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास आता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सेकंड को हम लोग कहते हैं प्रिडिक्टिंग कॉस्ट बिहेवियर। थर्ड को हम लोग कहते हैं जी असाइनिंग कॉस्ट टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट। और लास्ट वन है हमारे पास मेकिंग बिजनेस डिसीजंस। ठीक है, इन सबको हम लोग अलग अलग तरीकों से डिस्कस करेंगे कि कॉस्ट कैसे क्लासीफाई होती है और फिर कैसे हम इसको डिसीजन मेकिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक, सो सेकंड नंबर में हमारे पास आता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ये मतलब है कि जो भी हमारे पास फाइनेंशियल डेटा इकट्ठा होता है उसको हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस के हवाले से, अकाउंटिंग प्रोसेस से गुजार के, यानी कि इसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं और फाइनली उस डेटा को हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इंटरप्रेट करते हैं ताकि हम लोग उसको डिसीजन मेकिंग के हवाले से यूज कर सकें। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हमारे पास होती है इनकम स्टेटमेंट के अंदर, जो कि हमें कंपनी के हवाले से बताती है कि आपकी कंपनी इस टाइम कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है या लॉस में जा रही है। सेकंड पे हमारे पास आती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के हवाले से बताती है कि आपकी कंपनी फाइनेंशियली इस वक्त किस जगह पे स्टैंड कर रही है। थर्ड हमारे पास आता है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, यानी कि आपकी कंपनी के पास इस वक्त कितना कैश इन हैंड मौजूद है, कितने कैश के इनफ्लोज हो रहे हैं, कितने आउटफ्लोज आपकी कंपनी के हो रहे हैं। ठीक है, मतलब कंपनी की लिक्विडिटी के हवाले से आपको आइडिया होता है। लास्ट में हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ठीक है, जिसमें हम लोग कंपनी की इक्विटी के हवाले से डिस्कस करते हैं कि कंपनी के पास इस वक्त कितना पैसा मौजूद है, चाहे वो एसेट्स की फॉर्म में हो, चाहे उसका कोई कैपिटल वगैरह है, तो वो हम लोग चेंजेस इन इक्विटी की फॉर्म में डिस्कस करते हैं। देन हमारे पास है कॉस्ट के बिहेवियर्स। ठीक है, अब कॉस्ट के बिहेवियर्स दो किस्म के हो सकते हैं, एक है वेरिएबल कॉस्ट, दूसरे को हम लोग कहते हैं फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के वर्ड से आपको आइडिया होगा कि ऐसी कॉस्ट जिसके अंदर वेरिएशन आ रही हैं, कभी वो इंक्रीज हो रही है, कभी वो डिक्रीज हो रही है। और फिक्स कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जो कि फिक्स है। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट के हवाले से हमें ये चीज़ मालूम है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से सेम रहती है, मगर इन टोटल अगर हम इसको देखें तो ये चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई एक यूनिट सेल किया, उसके अगेंस्ट आपको 5 रुपीज़ मिले हैं। 2 यूनिट्स आपने एक साथ सेल किए हैं, आपको 5 + 5 मिले हैं। ठीक है, 3 यूनिट्स आपने सेल किया तो आपको 5 + 5 + 5 15 रुपीज़ मिले हैं। ठीक है, यानी कि पर यूनिट के हिसाब से 5 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि पर यूनिट सेम है वेरिएबल कॉस्ट, मगर इन टोटल जो है वो 1 यूनिट के लिए 5 थी और 3 यूनिट्स के लिए 15 हो गई। ठीक है, तो वो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट होती है। अच्छा, अब हमारे पास फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट बिल्कुल इसके ऑपोजिट होती है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट के अंदर पर यूनिट के हिसाब से चेंज होती है, मगर इन टोटल वो फिक्स कॉस्ट आपकी सेम रहती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने एक रूम लिया है, जिस रूम का रेंट पे कर रहे हैं। ठीक है, उस रूम के अंदर अगर आप 1 यूनिट बना रहे हैं या उस रूम के अंदर आप 100 यूनिट बना रहे हैं, ठीक है, आपने उस रूम का रेंट उतना ही पे करना है। 1 यूनिट फॉर एग्जाम्पल अगर आप 50,000 रुपये का रेंट दे रहे हैं उस रूम का, ठीक है, तो 1 यूनिट के लिए वो 50,000 ही होगा। 2 यूनिट्स जब होंगे तो वो रेंट डिवाइड हो गया, यानी कि 25 हो गया। इसी तरह अगर आप 5 यूनिट्स पे शिफ्ट कर लिए, ठीक है, तो अब 10,000 हो गया हर यूनिट के लिए। तो ये पर यूनिट के हिसाब से ये कॉस्ट डिवाइड हो गई है, चेंज हो गया, मगर इन टोटल वो कॉस्ट सेम ही है। चाहे 1 यूनिट आप बनाएं, चाहे 100 यूनिट आप बनाएं, वो कॉस्ट आपने फिक्स ही पे करनी है। अब हमारे पास है असाइनिंग कॉस्ट। जब हम कॉस्ट असाइन करते हैं तो हम किस को असाइन करते हैं और किस तरह असाइन करते हैं। तो कॉस्ट हम असाइन करते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट को, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया होगा। कॉस्ट ऑब्जेक्ट हम लोग कहते हैं अपने प्रोडक्ट को। ठीक है, प्रोडक्ट और कॉस्ट ऑब्जेक्ट ये एक ही वर्ड है। अच्छा, कॉस्ट ऑब्जेक्ट जो है बेसिकली वो एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली एसोसिएट उसके साथ कर रही होती है, जबकि दूसरी कॉस्ट जो है वो इनडायरेक्टली एसोसिएट कर रही होती है हमारे प्रोडक्ट के साथ या कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक, अच्छा, अब डायरेक्ट कॉस्ट जो हमारे पास होती है वो ऐसी कॉस्ट होती है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं और एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल एक चेयर हमने बनाई है तो हमें पता है इसके ऊपर कितना मटेरियल यूज हुआ है, कितना लेबर इसके ऊपर यूज हुआ है। ठीक है, और इस कॉस्ट को हम लोगों ने कैसे एलोकेट करना है। ठीक है, हमें या फॉर एग्जांपल फ्यूचर के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं तो हमें पता है कि यार इस चेयर को बनाने के लिए इसमें क्या क्या चीज़ यूज़ होगी और कितनी कितनी यूज़ होगी। ठीक, तो ये बेसिकली इसको हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं और इसके अंदर ये M+L का मतलब है मटीरियल प्लस लेबर डायरेक्ट कॉस्ट की बेसिक एग्जाम्पल है। अच्छा, इनडायरेक्ट कॉस्ट हमारे पास ऐसी कॉस्ट है जो कि ना मेजर होती है, ना ही ट्रेस होती है और ना ही एलोकेट की जा सकती है। तो अब आपकी तरफ से एक सवाल हो सकता है कि यार सर ने तो क्लास में बोला था कि यार इनडायरेक्ट कॉस्ट भी एलोकेट होती है। ठीक है, बट इनडायरेक्ट कॉस्ट
कैसे एलोकेट हो सकती है इनडायरेक्ट कॉस्ट? एलोकेट होती है प्री एमओएच रेट, यानी कि प्री हम लोग एक रेट डिफाइन कर लेते हैं, एक आर्बिट्रेटरी रेट हम लोग अपने पास रख लेते हैं कि यार अगर ऐसा हुआ ठीक है तो ये रेट हमारे एस्टिमेट्स के ऊपर बेस कर रहा होता है। जब एक्चुअल होता है तो फिर हम लोग उस एक्चुअल और अप्लाइड का डिफरेंस लेते हैं, अगर अंडर अप्लाइड है या ओवर अप्लाइड है उसको हम लोग उस तरह एडजस्ट कर लेते हैं। तो इन डायरेक्ट कॉस्ट बेसिकली एक एस्टिमेटेड रेट के ऊपर एलोकेट हो सकती है। अच्छा, फिर हमारे पास है कुछ फार्मूलाज, ठीक है, इन्हीं ये तमाम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के हवाले से जो कि हमें असाइनमेंट में भी हेल्प करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास प्राइम कॉस्ट, देन है हमारे पास कन्वर्जन कॉस्ट, और फिर है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है कि जब भी हम लोग मटेरियल और लेबर को ऐड करते हैं, ठीक है, तो ऐड करने के बाद इन दोनों का जो कम्बिनेशन होता है उसे हम लोग कहते हैं प्राइम कॉस्ट, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारे पास आती है कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब है कि लेबर प्लस ओवरहेड्स, यानी कि एक मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए हमें लेबर और ओवरहेड की कॉस्ट रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। जबकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है कि एक पूरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड की कॉस्ट यूज हो रही है, तो वो हमारे पास है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अच्छा, फिर हमारे पास आते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट, ठीक है। प्रोडक्ट कॉस्ट वो है कि जो एक यूनिट यानी कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए जो कॉस्ट आपकी यूज हो रही है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, ठीक है, ओवरहेड्स चाहे वेरिएबल हैं चाहे आपके पास ओवरहेड फिक्स है, ओवरऑल जो आपके प्रोडक्ट के ऊपर यूज हो रहे हैं उसको आप कहते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट। और पीरियड कॉस्ट आपकी वो है जो आपकी प्रोडक्ट के अलावा कोई कॉस्ट आपकी यूज हो रही है, कोई एडमिन एक्सपेंसेस आपके हो रहे हैं, कोई सेलिंग एक्सपेंसेस आपके हो रहे हैं जो कि पूरे पीरियड के ऊपर फॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको आप लोग कहेंगे पीरियड कॉस्ट। अच्छा, अब हमारे पास लास्ट में है मेकिंग बिजनेस डिसीजंस, ठीक है। बिजनेस डिसीजंस, बिजनेस के अंदर जब भी आपने कोई डिसीजन करना है कॉस्ट के हवाले से, तो एज पर द लेक्चर हम लोगों को दो चीज़ें बताई गई हैं कि वो डिसीजन हो सकता है ट्रेडिशनल इनकम स्टेटमेंट की बेस के ऊपर या फिर कंट्रीब्यूशन मार्जिन या फिर कंट्रीब्यूशन इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेट के ऊपर, ठीक है, जो कि हम लोग शुरू से बनाते हुए आ रहे हैं। वो हमारे पास सिंपल फॉर्मेट होता है जिसके अंदर हम लोग सेल के अंदर से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लोग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इस पे हम लोग डिसीजन मेकिंग फाइनेंशियली तौर पे तो हो सकता है, मगर हमने अगर कॉस्ट के हवाले से कोई इंप्रूवमेंट लेके आनी है तो हमारे पास हमें ये नहीं पता कि इसमें से कौन सी एक्सपेंसेस या कौन सी हमारे पास जो कॉस्ट आ रही है वो फिक्स है और कौन सी वेरिएबल है, ठीक है। उसके लिए हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनकम स्टेटमेंट बनाया, क्योंकि कॉस्ट के अंदर आपने लेक्चर के अंदर भी ये चीज़ सुनी होगी कि कॉस्ट के अंदर कोई चीज़ डिफाइंड नहीं है। जैसे कि अगर आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोई काम आप कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए IFRS वगैरह के स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं, उसमें एक स्पेसिफिक फॉर्मेट आपको बताया है, मगर कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कोई फॉर्मेट मौजूद नहीं है। आप अपनी ईजीनेस के हवाले से एक फॉर्मेट बना सकते हैं जो आपको डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्प करे। तो यहाँ पे हम लोगों ने सेल्स के अंदर से तमाम वेरिएबल एक्सपेंसेस माइनस किया, तो जो रिमेनिंग अमाउंट बची है उसको हम लोग कह रहे हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ठीक है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से जब हम लोगों ने फिक्स्ड एक्सपेंसेस माइनस किया तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हमें आइडिया हो रहा है कि हमारे पास ओवरऑल वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने हैं और ओवरऑल फिक्स्ड एक्सपेंसेस हमारे पास कितने हैं। वेरिएबल एक्सपेंसेस और फिक्स्ड एक्सपेंसेस जब आपके पास अलग-अलग आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो आप बेसिकली इसके ऊपर कंट्रोल लेके आ सकते हैं कि आपने अपने आप को किस जगह पे इंप्रूव करना है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट का तो आपको आइडिया है कि यार वो कॉस्ट फिक्स है, एक यूनिट बनाए या 1000 यूनिट बनाए, ठीक है, वो कॉस्ट तो पे करनी ही करनी है हम लोगों ने। मगर वेरिएबल एक्सपेंसेस को आप अपने कंट्रोल में लेके आ सकते हैं कि यार अगर मैं फॉर एग्जांपल एक वेंडर से ये चीज़ अगर 100 रुपीज़ की मुझे मिल रही है तो यार हो सकता है किसी और वेंडर से मुझे वो चीज़ 80 रुपीज़ की भी मिल सकती है। तो अगर मैं इसको यहाँ से इम्प्रूव कर लूँ तो मेरी कॉस्ट के हवाले से बचत हो सकती है। या फिर सेकेंड थिंग, अगर मार्केट के अंदर इस टाइम इतनी डिमांड ही नहीं है, ठीक है, तो आप फिर इतने यूनिट्स ही नहीं बनाएंगे। अगर आप यूनिट्स ज़्यादा बनाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा आपकी खर्च हो रही है, ठीक है। मगर जब आपको आइडिया है कि मार्केट के अंदर डिमांड नहीं है तो आप यूनिट्स भी लिमिटेड बनाएंगे एज पर द डिमांड और आपकी वेरिएबल कॉस्ट वहाँ पे सेव हो जाएगी। तो आई होप इस पूरी वीडियो के अंदर आपको तमाम कॉस्ट की क्लासिफिकेशंस के हवाले से और इसकी डिसीजन मेकिंग के हवाले से आइडिया हो गया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।